नमस्कार रीता जी। नमस्कार पारुल जी। और कैसे हैं आप? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बस ठीक हूँ। तो स्त्री दर्पण पर उपस्थित मैं सभी अपने दर्शकों का, साथ में रीता जी का, सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। यह कार्यक्रम स्त्री दर्पण के मंच से जारी है। तो अब तक हम 8 वार्ता परिचर्चा इस मंच पर कर चुके हैं, जिनमें कुछ कहानी संग्रह थे, कुछ काव्य संग्रह और कुछ उपन्यास पर भी हमने चर्चा की। तो आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नवी वार्ता में मेरे साथ उपस्थित है रीता दास राम जी। आपका मैं सभी से परिचय करा दूं। आप मुंबई से हैं और इससे पूर्व आपके 2 काव्य संग्रह तृष्णा और गीली मिट्टी के रूपाकार हम सभी के बीच आ चुका है, जो अपने आप में एक विशेष महत्व की रचनाएं समाहित हैं जिसमें, और संकलन अपने आप में अद्भुत है। इसी के साथ साथ रीता जी का 2020-21 में एक कहानी संग्रह समय जो रुकता नहीं प्रकाशित हुआ है, और जिसका आवरण मैं सभी को दिखा दूं, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है आवरण। समय जो रुकता नहीं, और बिल्कुल जो शीर्षक है हमारी पुस्तक का उसी से बिल्कुल मेल खाता उसका आवरण है। कि बिल्कुल इस चित्र को देखकर रीता जी, मेरे मन में अपनी लिखी हुई 2 पंक्तियां याद आ गईं। जी लो हर लम्हा जिंदगी का आखिरी समझ, जी लो हर लम्हा जिंदगी का आखिरी समझ, ये वक्त है फिसलता रेत की तरह, ये वक्त है फिसलता रेत की तरह। तो बहुत सुंदर। बिल्कुल इस आवरण ने मेरे मन में उन पंक्तियों की फिर से स्मृति लौटा दी। तो रीता जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पुनः स्त्री दर्पण के मंच पर। और अब हम अ, सब सर्वप्रथम पुस्तक के शीर्षक पर आते हैं, समय जो रुकता नहीं। तो इस शीर्षक को आपने किस प्रकार गढ़ा, और इसके पीछे कोई उद्देश्य या इसके पीछे कोई छोटी सी कहानी रही हो इस शीर्षक को रखने की, तो हम जानना चाहेंगे। सब सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, अभिवादन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ। विमल कुमार सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि बहुत सुंदर कार्यक्रम की श्रृंखला उन्होंने की शुरुआत की स्त्री दर्पण मंच पर। और पारुल जी, बहुत अच्छी श्रृंखला ये चला रही है। आपका हर वीडियो देखती रही हूँ। कई शुक्रिया। साहित्यकार से बातचीत होती रही है और बहुत अच्छे से आपने सहेज के ये सारी चीज़ें शुरुआत की। आपको बहुत बधाई शुक्रिया। और शुभकामनाएं। समय जो रुकता नहीं, ये मेरी कहानी संग्रह का शीर्षक है। जी। समय वाकई रुकता नहीं, किसी के लिए नहीं रुकता। समय चल रहा है, पृथ्वी घूम रही है, सभी गतिशील है और इसी पृथ्वी पर पशु पक्षी मानव समाज पनपते रहे और परिवर्तन होता रहा, बदलाव होता रहा। जी। मेरी कहानी संग्रह इसी बदलाव को का संज्ञान लेती है कि समय रुकता नहीं है। आदि काल से देखें और वर्तमान तक तो समाज परिवर्तित होता रहा, बदलाव होते रहे। कभी स्त्री प्रधान रही समाज में तो कभी पुरुष प्रधान। यूँ तो अभी पुरुष सत्तात्मक समाज में हम जी रहे हैं। तो सबकी अपनी व्यथा है। सभी के लिए समय के 24 घंटे हैं, पुरुषों के लिए भी और स्त्रियों के लिए भी, लेकिन सबकी व्यथा अलग है। 24 घंटों में कोई अपने लिए भी जीता है और कुछ कार्य भी करता है। स्त्रियों के लिए 24 घंटे उम्मीद की जाती है कि वे अपने 24 घंटे अपने लिए कम और समाज को सहेजने के लिए ज़्यादा व्यतीत करें। पृथ्वी की तरह अपनी धुरी पर घूमती रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरे शीर्षक में यही एक छोटा-सा अर्थ है, जो स्त्रियों के लिए वक़्त कभी रुकता नहीं।
चलता रहता है। उनके अपने लिए जीने के, उनके जीवन से अपने लिए समय निकालने का जो छोटा भी एक दायरा हो, वो भी उन्हें बहुत मुश्किल से मिल पाता है। शीर्षक में यही कुछ कहना चाहती थी मैं, क्योंकि जब मैंने पूरे 10 कहानियाँ अपनी प्रकाशक को भेजी तो शीर्षक का ही ये था कि भाई क्या दिया जाए। लेकिन हर कहानी में मैं यही महसूस कर रही थी कि जो स्त्री है, मेरी स्त्री पात्र है, उसके पास समय हमेशा थोड़ा-सा कम होता है। तो इसीलिए मैंने ये शीर्षक दिया, समय रुकता है। बहुत अच्छी बात कही आपने रीता जी कि समय की आपाधापी तो हम सभी के साथ लगी हुई है, स्त्री क्या हर किसी के साथ, पुरुष हैं, बच्चे हैं। बच्चे पहले खेलते थे, अब उनके पास खेलने के लिए भी समय नहीं है। वो हर टाइम ऑनलाइन है, सोशल मीडिया से कनेक्टेड है और उनकी गेम्स हैं, उनके बिजी रहने के और बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अब समय किसी के भी पास नहीं है, एक दूसरे के लिए, खासकर अपने लिए भी, अपने खुद के लिए नहीं है किसी के पास भी समय। तो आपका ये शीर्षक जो है, आज की जो व्यवस्था चल रही है उस पर बिल्कुल खरा उतरता है। तो इस कहानी संग्रह में 10 कहानियां समन्वित हैं और सभी के शीर्षक कहानियों के अपने आप में अद्भुत है। इससे पहले मैं मंच पर उपस्थित सभी, हमारे कार्यक्रम में उपस्थित सभी दर्शकों में सरपंच राम जी, शिल्पी अग्रवाल जी, शैलजा सिंह जी, राजेश सैनी जी, उर्मिला शुक्ला जी, वंदना वाजपेयी जी, प्रतिभा श्रीवास्तव जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं भी शुक्रिया। सभी का स्वागत करती हूँ। तो बात कर रहे थे हम 10 कहानियों की, जिनके शीर्षक अपने आप में अलग हैं। जैसे मैं बता दूं सभी कहानियों के बारे में थोड़ा। तय करता वक्त अपना फैसला, बिल्कुल वक्त पर ही है ये भी। दरवाजे के भीतर बनी खिड़की, दूसरी कहानी। गुलामी किसे अच्छी लगी है, आशियाना। जिम्मेदारी बनाम मजबूरी। संदूक में पड़ा रिश्ता, जब बुलाऊंगी तो आ जाना। बट इट्स ए कॉम्प्लीमेंट डियर। शादी की 8वीं रात, रूह में बसती दहशत, अपेक्षाएं जो पूरी नहीं होती। तो इन सारी कहानियों के शीर्षकों को पढ़ने से ही हमें भान होता है कि यहाँ पर कुछ कुछ समय को लेकर ही इस तरह की रचनाओं का, कहानियों का गठन किया गया है। तो रीता जी, बात करती हूँ सबसे पहले पहली कहानी, तय करता वक्त अपना फैसला पर, जिसमें एक कहानी है, एक स्त्री है जो कार्य कर रही है और जीविकोपार्जन के लिए, और उसके बावजूद भी उसको घर में वो सम्मान नहीं मिल रहा, वो तिरस्कार की पात्र बराबर बनी हुई है। उसका पति है जो दारू पीकर उसको पीटता है, और शायद ये स्थिति मैं सोचती हूँ निम्न तबके में हर स्त्री के घर में मौजूद है। वहां स्त्रियां काम करती हैं, धनार्जन करती हैं, और उनके पुरुष जो हैं वो निठल्ले हैं, घर में बेकार हैं, और वो स्त्री कमा कर ला रही है, उसकी कमाई को झपटते हैं और उससे अपने शौक और मौज करते हैं, ना कि घर की जरूरतें पूरा करने में खुद तो योगदान देते ही नहीं और उस पैसे का प्रयोग भी उस कार्य में नहीं होने देते। तो ये कहानी उस निम्न तबके को समर्पित है और उनकी वास्तविक दशा को दर्शा भी रही है। तो उसमें उस वक्त जब वो बेटा कहता है, बेटे ने बाप को बोला, वो मारता है उसको, तो वो बोलता है उससे, तू माँ को मार मत। वो ऐसा क्यों बोला उसने, तू उसको मार मत, वो ऐसा क्यों बोला? देखिए पारुल जी, निचले तबके की कहानी होने के बावजूद हर इंसान का जीने का जो तरीका है, कुछ आदर्श सभी के होते हैं, कुछ मूल्य लेकर हम जीते हैं। एक जी, बेटा अपनी माँ को पीटता हुआ अपने पिता से कैसे देख सकता है? इसीलिए जी। वो कहता है कि जो बोला है बोल, मार मत। उसे माँ का पीटा जाना सहन नहीं होता, लेकिन क्योंकि एक वो चीज रीता जी, जिसे रोकना चाहूंगी एक क्षण के लिए, कि जिसे वो उस अपनी माँ को अपने पिता द्वारा बोले गए अनर्गल शब्दों को भी वो कैसे बर्दाश्त कर पाता है। मेरा यहाँ कहने से तात्पर्य यह था, मारना तो है ही नहीं, लेकिन तुम बोलो, लेकिन क्यों बोलो वो अनर्गल शब्द? वो वो इसलिए कि जिस स्त्री पर ये कहानी, मतलब ये घटना जिसके साथ गुजरी है, उससे मैं रूबरू मिली हूँ, जी, बातचीत हुई है मेरी। तो क्या होता है कि जब माँ पिता से डर रही है, क्योंकि वो मारपीट करता है, वो गालियाँ देता है, वो घर में आके जो भी है दुर्व्यवहार करता है, तो बच्चे छोटे हैं, बच्चे माँ को देख के ही सीखते हैं।
और जी जब बेटा है तो वो पिता का सम्मान भी करना चाहता है और उसी टाइम में माँ के जो सम्मान को ठेस पहुंच रही है उसका विरोध भी करना चाहता है। वो बदले में पिता को गाली नहीं दे पाता, वो बदले में पिता का अपमान नहीं कर पाता, तो वो बस वही कह पाता है, जबकि उसे सब कुछ बुरा लग रहा है। जी हाँ, बच्चे बिल्कुल क्योंकि माँ से अलग जब पिता घर में नहीं होता है तो माँ से वो वार्तालाप करते हैं। बहुत गुस्सा है पिता के व्यवहार पर, बहुत व्यथित भी है कि भई दुःख होता है, ऐसा क्यों होता है? हम इन्हें छोड़ के क्यों नहीं चले जाते? ये तक वार्तालाप होती है सब बेटी, बेटा और माँ के बीच में। लेकिन फिर भी जो हमारे संस्कार है कि पिता भी अहम हिस्सा है घर का और हमें रहना चाहिए, तो कमी तो सब में होती है, लेकिन उस कमी को कैसे दूर किया जाए? उसमें कहीं उस स्त्री का आत्मसम्मान कुचला जा रहा था और जो भी मतलब कहानी में जो उसकी मैडम देखती है और फिर जो उसे भी सलाह देती है और जो वो करती है, तो ये चीज़ें भी हकीकत है और वाक़ई में वो घटना घटी और मुझे ऐसा लगता है कि स्त्री डरने के बदले अपना विरोध शालीनता से करना ज़रूरी है स्त्री वर्ग में, कि भई तुम किसी की मार खा रहे हो, क्यों? विरोध करिए। मार नहीं सकते, बदला मतलब रिएक्ट नहीं कर सकते तो रोकिए, कम से कम रोकिए। तो बिल्कुल बिल्कुल मेरा यही एक ये था ये कहानी को लिखने के पीछे यही उद्देश्य था कि आप रिएक्ट नहीं कर सकते तो उसे रोकिए, उसका विरोध ज़रूर करिए। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हमें मतलब एक कहते हैं ना, अन्याय को सहने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी है जितना करने वाला। ये बात कही जाती है और शायद मैं सोचती हूँ काफी हद तक सही है। और जब तक आप सहते हैं तब तक आप अन्याय करने वाले को एक तरीके से देखा जाए तो अप्रत्याशित रूप से उसको बढ़ावा ही देते हैं। और जब तक आप लेकिन उसका परिवार में मैं बताऊं कि परिवार में हमारे हाथ पैर बहुत बंध जाते हैं, क्योंकि एक जी तरफ बड़े बुजुर्ग होते हैं कि उनसे हम जो सीख रहे हैं कि भाई माता पिता से ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, और माता पिता कुछ मैं नहीं कहूंगी कि बड़े हैं तो कुछ गलत नहीं कह रहे हैं या गलत नहीं कर रहे हैं। कभी कभी हम छोटों को भी कुछ जैसे हम शिक्षा देते हैं बड़े होकर, तो छोटों का सुनना भी हमारा काम है कि भाई वो कहीं क्या सही बोल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता हमेशा। मैं ये नहीं मानती कि सिर्फ बड़े ही सही बोलते हैं और छोटे नहीं बोल सकते या वो हमेशा गलत होते हैं, ये नहीं मुझे लगता है। बिल्कुल सही कह रही हैं रीता जी, मैं सहमत हूँ आपसे कि बहुत बार ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो जाने-अनजाने बच्चे हमें सिखा जाते हैं। और कहा भी जाता है कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है, कोई शोर नहीं है, इट्स नेवर एंडिंग। मतलब हम अंत समय तक कुछ ना कुछ मतलब ये जीवन में आए हैं तो सीखने के लिए ही आए हैं और सीखने का कोई एक ऐसी कला है जिसको हम अंत तक सीख सकते हैं। तो इसमें जैसे कि बेटे को फिर ये कहा गया है इसका मतलब समर्थ है बेटा और माँ का काफ़ी फ़ेवर भी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर दुनिया के सभी बेटे इतनी ज़िम्मेदारी अपनी माँ के लिए रखने लगें, तो शायद ये स्थिति इतनी बद से बदतर ना हो और इसमें उत्तरोत्तर कुछ सुधार की हम अपेक्षा भी रख सकते हैं। यहाँ ये स्थिति इसलिए आती है क्योंकि निचले तबके में एक ही रूम होता है। जी, माँ-बाप बिल्कुल। और बच्चों का जो भी मतलब संवेदनात्मक और भावात्मक जो बातचीत और भाव एक-दूसरे के प्रति होता है, सब बहुत सामने बहुत मतलब पारदर्शी होता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। किसी के लिए ऐसा कोई पर्सनल स्पेस जैसी चीज़ वहाँ नहीं रह जाती है, नहीं सब कुछ होती है, कॉमन है और वहाँ वो एक-दूसरे के साथ सभी शेयर कर लेते हैं। बिल्कुल सही क्योंकि उनके पास इतना स्पेस ही नहीं है कि नहीं 2 होता है। बेडरूम या और इस तरीके का वो मुंबई 1 में मैंने बेडरूम है। यहाँ तक सुना है कि 10 बाय 10 के रूम में 10 लोग रहते हैं परिवार के। तो सोच सकती हैं आप किस तरह रहते होंगे। जी, मुझे वो बिल्कुल, वही कल्पना उनका करने से भी बहुत परेशानी होती है, लेकिन लोग जी रहे हैं। जी, मैंने यहाँ तक मुंबई में देखा है कि लोग जो गाँव से आते हैं, वो लोग एक रात के लिए ₹5, ₹10, ₹25 देकर एक खाट और एक बेड लेते हैं और वो रात बिताते हैं और सुबह चले जाते हैं। ऐसी व्यवस्था भी मुंबई में है और अभी भी रहती है होगी, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जितना मैंने जाना है उपन्यास पढ़ के, क्योंकि मेरी जो थीसिस है पीएचडी की वो हिंदी उपन्यासों में चित्रित मुंबई,
तो काफी कुछ चीजें ऐसी पता चली जो बहुत दिल को झकझोर देती है। बिल्कुल सही अभी कहा आपने। और एक जी, पिक्चर भी आई थी गंगूबाई काठियावाड़, आई है, काठियावाड़, बिल्कुल। जी, उसका भी मैंने अपनी थीसिस में जिक्र किया है। और ऐसी बहुत ही दुखद कहानियों से भरी पड़ी है मुंबई। बिल्कुल। और जैसे कि आपने अभी बताया कि और ऐसा हमें कई फिल्मों में भी देखने को मिलता है कि कोई भी बम्बई में आके या मुंबई में आके इतनी जल्दी मशहूर या इतनी जल्दी सब कुछ नहीं कमा लेता। उसको शुरुआत में अपनी रातें और दिन फुटपाथ पर ही गुजारने होते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके की व्यवस्था मुंबई में थी और अब भी चली रही होगी मेरे हिसाब से, जैसा कि आपकी कहानी के बतौर बोलते जिक्र हैं भी ना, है। मुंबई में अमीर से अमीर और गरीब से गरीब गरीब से सभी का गरीब भरे गुजारा पड़े होता हैं। है, सभी का बिल्कुल, बिल्कुल। गुजारा होता है। सभी का गुजारा होता है क्योंकि ये जी, बहुत बड़ी है, कहते हैं ना मुंबई बहुत बड़ी है। जी। इस कहानी के बाद फिर मैं चलती हूँ दूसरी कहानी की ओर, जिसका शीर्षक है दरवाजे के भीतर बनी खिड़की। इस कहानी ने मुझे बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर दिया और शायद पढ़ने के बाद काफी देर मैं बहुत कुछ सोचती रही। क्या सीमा जैसी लड़कियां हैं तो नहीं, बहुत कम प्रतिशत में होंगी, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा पितृसत्ता का रवैया, तो सीमा जैसी लड़कियां और अधिक संख्या में बनने में देर नहीं लगी। तो मुझे इसमें सबसे बड़ी बात, जैसे सीमा ने जो कदम उठाया औरत और मर्द को बराबरी दिलाने का, तो क्या एक तरीके से शायद उसकी नजर में उसने जो स्टेप लिया उसका शायद मकसद ही यही था कि ऐसा करके शायद मैं उनके बराबर हो जाऊंगी। तो क्या उसका ऐसा सोचना सही है? आ, उसने जो कदम उठाया, और ये जो आप कह रही हैं कि मैं उनके बराबर हो जाऊंगी, ये बराबरी तो कहीं नहीं है। जी, ये मैंने कहानी के अंत में लिखा है कि ये इंसानियत है। जी, मतलब एक जो क्या बोलना चाहिए उसको, जरूरत है। जी, मैंने हिस्टीरिया का भी जिक्र किया उसमें, जी, है ना, इस रोग का भी जिक्र किया जो कि सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं होते हुए औरतों में एक इच्छा होने के बावजूद उस दूरी को बनाए रखना और संयम से रहने के कारण जो एक मानसिक वेदना सहन करती है औरतें, और बाद में वो हिस्टीरिया जैसे रोग का भी शिकार होती है। ये मैंने कुछ साइकोलॉजी में पढ़ा जब मैं बीए में साइकोलॉजी अपना कर रही थी, तो शिक्षा मैं प्राप्त कर रही थी साइकोलॉजी की। तभी मैंने कुछ इस बारे में बहुत विस्तार में जानकारी हासिल नहीं की, लेकिन जो भी मेरा करिकुलम था उस टाइम, जो भी सब्जेक्ट था उसमें एक टॉपिक में हमने ये भी पढ़ा था। तो मैं उस कहानी में यही सामने रख रही थी कि एक पुरुष आराम से किसी भी महिला से संपर्क स्थापित कर लेता है बिना अपनी पत्नी के मानसिक वेदना या उसके भावात्मक क्या उसके पहलू हैं, वो किस तरह इसे रिएक्ट कर रही है, किस तरह सोच रही है, ये सोचता वो बाद में है। पहले वो इस तरह के जो संबंध बना लेता है। तो और उसमें एक बात भी है कि वो अपनी पत्नी के बारे में बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से रिएक्ट करता है, जो कि जी, उसकी पत्नी को दुख देते हैं। और वो वेदना वो पालती रहती है दिल में, और काफी दुखी होती है। और एक, मैं नहीं कहती कि सारी ऐसी महिलाओं को माहौल मिल जाता है या वो बाहर अपनी खुशी ढूंढती है, मैं नहीं कह सकती ऐसा, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे मौके मिले। और इस स्त्री पात्र जो मैंने जिसका जिक्र किया कहानी में, अगर उसे मिल रहा है तो उसने वो किया, वो उसका अपना फैसला है, ठीक है ना। जी, यानी किसी एक हद तक उस फैसले के लिए हम खुद अपने जिम्मेदार हैं कि भाई हमें वो करना है या नहीं करना है। बाद में जो है, बहुत सी लेडीज लोग पहले ये कर लेती हैं, बाद में गिल्ट का शिकार होती है। और वो चीज नीरजा में मैंने नहीं देखा कि मतलब वो गिल्ट का शिकार हो रही है। तो वो जो था उसका सोचा समझा फैसला था। वो पति से दुखित हुई, लेकिन उसने जो बाहर कदम ये किए, बढ़ाए, या उसने जो अपने सुख के तरफ कदम बढ़ाए, उसके लिए वो पूरी तरह स्वतंत्र थी, वो सोचने के लिए कि वो क्या कर रही है, गलत कर रही है, सही कर रही है, जो भी है वो उसका फैसला था।
और उसके लिए उसके अंदर कोई गिल्ट नहीं था। ये कहानी का जो अंत है, और जो मैंने बोला कि ये इंसानियत ने उसके भाई के मुंह से निकलती है कि भाई कितना किसी का दुख हम कहाँ तक शिक्षा देते रहें कि भाई ये मत करो वो मत करो। आखिर अपनी खुद की भी जिंदगी किसी की है, तो हमें उसको उस तरह से भी सोचना चाहिए। मैं नहीं कहती सब जन सही ही है या सब जन गलत ही है, लेकिन हमें उसने जो किया उसको भी उस तरह से लेना चाहिए। जी, इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डोलन रॉय जी, प्रतिभा श्रीवास्तव जी, प्रेम त्रिपाठी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो रीता जी, जैसे कि ऐसा तो नहीं कि जब उसका अपने पति उसका कुछ अपमान करता है कि वो कहता है कि तुम्हें कौन मिलेगा, उसका कहना कि तुम्हें मुझसे बेहतर कौन मिलेगा, तो क्या इस अपराध उसने इस तरीके का जो उसका अपमान किया, तो क्या इस अपमान ने ही उसको शायद ऐसा कदम उठाने के लिए विवश किया होगा कि मैं भी कुछ करके दिखाऊं या ये प्रूफ करके दिखाऊं कि सिर्फ तुम ही नहीं कर सकते हो ऐसा, मैं भी कर सकती हूँ। जी, हो सकता है कि वो चीजें उसे छू गई हो, दिल में छू गई हो, और बिल्कुल। उसने वो चीजें मन में लेकर जो भी आगे वो बढ़ी है। क्योंकि हम जो भी कदम उठाते हैं जिंदगी में, लाइफ में, किसी ने कुछ कहा कि भाई तुम आगे भी पढ़ सकती हो, इतनी सी बात, और वो हमारे अंदर घुस जाती है कि भाई क्या बात है, क्या हम कर सकते हैं वाकई। और पता चलता है कुछ सालों बाद वाकई हम पढ़ने के लिए बाहर निकल गए हैं। तो ये चीजें कहाँ किसको किस तरह से जाके टच करेगी और उसका कौन कैसा स्टेप लेगा, ये तो वक्त बताएगा। इसीलिए मैंने लिखा है ना, समय जो रुकता नहीं। इसीलिए जो बिल्कुल। बोली जाती है वाणी, जो हम किसी से बात करते हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई तिनका कहीं उनके दिल में जाके अटक जाए, मन में अटक जाए, और उसका कुछ ऐसा ऐसी प्रतिक्रिया भविष्य में दिखाई पड़े जो हमें सहन ना हो। तो जी। दो रिश्ते, जब हम पति पत्नी शादीशुदा जिंदगी में हम आते हैं और एक दूसरे के लिए जीते हैं, तो मेरे ख्याल से एक दूसरे का इतना ख्याल रखना चाहिए। लेकिन समाज में इसके अपवाद और उदाहरण बहुत है। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस तरीके के उदाहरण बहुत कम हैं और ऐसा करते हुए पुरुष ज्यादा नजर आते हैं, स्त्रियां स्त्रियों में उसका प्रतिशत बहुत कम है, या कहिए वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं और बहुत ही ज्यादा भावावेश में आकर ही कभी वो इस तरीके का कदम उठाती हैं। नहीं तो वो उसको शायद अपनी नियति ही मान लेती हैं, और मैं सोचती हूँ शायद उनके द्वारा ऐसी बातों को अपनी नियति मान लेना ही ऐसी विकृतियों को शायद बढ़ावा भी देता है। अगर नारी शुरू। जिस तरह से ये चीजें बताई गई है कि वो पर पुरुष से संबंध रखती है, जी। इसे मैं विकृति नहीं कहूंगी। जी। विकृति जैसा कुछ नहीं है। ये एक शारीरिक जरूरत है जो पति पूरा नहीं कर पा रहा है, या वो पति से संतुष्ट नहीं हो पा रही है, और उसे मौका मिला और उसने अपनी इच्छा पूरी करना जरूरी समझा, या अपनी इच्छा को तवज्जो दिया, जो भी आप जी। कहें। जी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई विकृति है। जी। जी। और हमारे समाज में जो एक विवाह संस्था अपनाई जाती है कि भाई स्त्री और पुरुष विवाह में बंधने के बाद जीवन व्यतीत करें, तो ये एक संस्था, और मैं सोचती हूँ कि जैसे जैसे समय बदलता है, सब में बदलाव होता है। विवाह के कई कई उदाहरण नहीं, कई प्रकार मैंने देखे। पुराने टाइम, मतलब आदिकाल से जो विवाह की प्रकार है, उस पे मैं उस दिन गौर किया। मैंने यूनिवर्सिटी में थी, तो हमारे बीच चर्चा हो रही थी कि राक्षस विवाह, पैशाचिक विवाह, फिर देव विवाह, ब्रह्म विवाह। तो समाज बदलता है तो चीजें भी बदलती है। और नियो का उदाहरण भी आप जानती हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो पर पुरुष से संबंध कहाँ अपराध था, पहले भी होता रहा, उसको एक नियम बना के किया गया, तो ये अपराध तो है नहीं, विकृति तो है नहीं। ये एक जरूरत है, उसका
कोई अपने मूल्य या अपने जो आदर्श है उसके हिसाब से जो देखता है उसको उस तरह से वो ले सकता है। मुझे विकृति नहीं लगती। जी, इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अनीता गुप्ता जी, तारनाथ पुजारी जी, केशव पटेल जी, किशोरी गर्ग जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल सही कहा रीता जी आपने, और मैं सोच रही हूँ शायद हमारे सभी दर्शकों का भी इस विषय पर जो शंकाएं या जो प्रश्न जो लोग पढ़ चुके हैं उनके मन में उमड़ रहे होंगे, और मैं सोचती हूँ उनका निदान भी हो रहा होगा बराबर। रीता जी, अब चलती हूँ आपकी छठी कहानी की ओर, जब बुलाऊंगी तो आ जाना। तो ये कहानी तो बिल्कुल पूरी कोरोना को समर्पित है। कोरोना काल में जो भी हुआ हम सबने भी जो फेस किया, और निम्न तबके ने, हर किसी ने फेस किया, तो शायद ये कहानी पूरी तरीके से उसी को समर्पित है। तो मैं इसमें एक चीज रीता जी जैसे आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जैसे कि इसमें मैडम है और संजीवनी उनकी मेड है, नौकरानी है, तो उसको वो बराबर पगार देती रही। तो ऐसा मैं सोचती हूँ शायद 10 से 20% घरों में ही हुआ होगा जिन्होंने अपने काम वालों की पगार नहीं काटी होगी, क्योंकि ऊपर से उनको भी, वे भी नहीं गए काम पर, शायद उनको भी उतना ना मिला हो, कुछ प्रतिशत कट कर मिला हो। तो ऐसे में बाकी लोगों का जीवन काफी कष्टमय बीता। तो संजीवनी जैसी मैडम, संजीवनी की जो मैडम थी, तो उनकी जैसी दरियादिली वाले लोग शायद समाज में बहुत ही कम है। और सभी की ये सोच होती है जब काम हम करेंगे तो हम तनख्वाह क्यों देंगे। तो आप इस बारे में कुछ कहें। ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि हम काम करने के लिए किसी को लगाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि काम हो, है ना? लेकिन बहुत सी चीज़ें होती है कि जैसे कोरोना काल में हुआ कि भई आप मेड को निकाल दे रहे हैं, या कोरोना काल में ज़्यादा लोगों का आना-जाना नहीं है तो लोगों ने मेड को निकाल दिया। लेकिन वो भी गरीब है, और मैंने खुद अनुभव किया मेरे आसपास के माहौल में कि लोग छुट्टी लेके गाँव जा रहे हैं, फिर पता चला कि गाँव जाने वाली बस भी कैंसल हो गई, नाके पे रोक दिया गया, वो वापस घर आए हैं। और जो निचले तबके के वर्ग वाले निचले वर्ग के लोग हैं, वो लोगों का आज हम कमा रहे हैं महीने भर का, वो लोग किसी तरह चलाते हैं। तो समझ में आता है कि थोड़ी बहुत पूंजी सबके पास होगी, कुछ बचा के रखा होगा, तो वो कब तक चलेगी, है ना? तो मैं मेरे घर की बात करूँ तो मुझे कॉल करके मेरी मेड सर्वेंट बोलती थी, मैडम कब आऊँ? ये जो मैंने ये किया है वो उसी से था, क्योंकि हम लोग जब कॉलोनी में सब लेडीज़ लोग बात कर रही थी कि भई मेड सर्वेंट है, बार-बार कॉल करते हैं और पेमेंट उनको क्या करें, क्या नहीं दें? तो हम लोग एक-दूसरे से ये चर्चा करते थे कि भई जिसको देना है वो देना चाहिए। तो बहुत से लोग एक-दूसरे को देख के बदले। जब किसी एक ने शुरुआत की कि नहीं भई हमारे लिए 100, 200 या 500 या ₹1000 क्या वैल्यू रखते हैं, लेकिन उनके लिए वो बड़ी बात है। उनके लिए उनका महीना चल जाएगा। तो हम लोगों ने ये सोचा कि भई नहीं देना चाहिए, और बहुत ही पर्सनल ये सबका फैसला था। किसी ने आधा दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, लेकिन मदद तो सबने की। ये मैंने नोटिस किया। जितनी शक्ति है, जितनी क्या बोलना चाहिए, अपनी श्रद्धा है, सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, जितनी तुम्हें गरीबों की करने की अपने मन में श्रद्धा है, वो मुझे दिखी। ऐसा नहीं कि नहीं किया लोगों ने, बहुत किया। लोग रास्ते पे खड़े होकर भी लोगों को पैसा बाँटते मैंने देखा है। और मतलब गरीब तो बहुत परेशान थे कि भई दुकानें नहीं खुल रही है जो रोज़ खुलनी चाहिए, तो वो लेंगे क्या चीज़ और कहाँ से करेंगे? तो मतलब एक टाइम ऐसे आया था कि हम ये भी सोच रहे थे कि भई कुछ बना के दे दिया जाए, पैकेट भर के दे दिया जाए, उस बस्ती में पहुँचा दिया जाए। ये भी सोच रहे थे, लेकिन ख़ैर हमारे मतलब कॉलोनी के आस-पास की ही बात करूँगी, जो मेरा अनुभव रहा कि हम लोगों ने दिया, और दुकान वालों ने काफ़ी मदद की कि भई दुकान बंद है, सामने से पीछे से वो दे रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, जो भी वो कर सकते वो उन्होंने भी किया। सबने किया, ये मुझे लगता है सबने किया। कोई इतना कठोर नहीं होगा
सबने किया, क्योंकि सबने रास्ते में गरीबों को सूटकेस लेके चलते देखते रहे। फेसबुक की दुनिया ने पूरी दुनिया को जोड़ा। फेसबुक ने सब पूरी दुनिया को जोड़ा, और दुनिया में क्या चल रहा है ये हम आंखों से देख रहे थे। न्यूज में भले कुछ ऊपर नीचे क्या कुछ चल रहा हो मुझे नहीं पता, क्योंकि 2008 से मैं न्यूज नहीं देखती और टीवी नहीं देखती, सीरियल नहीं देखती, तो मुझे टीवी में क्या चल रहा था पता नहीं था। लेकिन फेसबुक से जुड़ी थी तो फेसबुक में फोटोज देख रही थी और वीडियोस देख रही थी। अच्छा नहीं लगा, लेकिन लोग कर रहे थे मदद एक दूसरे को, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा मतलब अनुभव था मेरे लिए। जी, हमारे दर्शकों में जुड़ी अनीता जी कह रही हैं, मैंने भी अपनी मेड को फुल पेमेंट किया, क्योंकि वो जो अमाउंट होता है वो उनके लिए बहुत और हमारे लिए बहुत कम होता है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, हमारे लिए तो शायद वो एक टाइम के मील या एक टाइम का लंच या डिनर कहीं घर से बाहर कदम रखते ही खर्च हो जाता है, और जो उनके महीने भर का राशन अर्जित कर सकता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। मीता दास जी हमारी पिछली कहानी दरवाजे के भीतर बनी खिड़की पर कह रही हैं कि स्त्री से संबंध हमेशा से पुरुषों का अधिकार क्यों बनाया। दुखद है, मानव और मानवीय के अधिकारों में इतना ही नहीं बहुत अलग है। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि ये स्त्री से ये वाली बात बिल्कुल सही है। मैं उनका समर्थन भी करती हूँ इस बात पर कि ये अधिकार पुरुषों को आरंभ में ही क्यों इस तरीके से दिया गया। तो शायद क्या ये दोष हमारी व्यवस्था का है, जो फिर से हम वापस पिछली कहानी पर आ गए हैं रीता जी। दोष हमारी व्यवस्था का समझ लीजिए, औरतों का अपने प्रति कम जागरूक होना समझ लीजिए, औरतों की लेट हुई शिक्षा समझ लीजिए। औरतें जो पहले सफेद विधवा है तो सफेद साड़ी, घूंघट लेना, और विधवा हो जाओ तो सर मुड़वाना, पति के साथ जला दिया जाना। हमने कम लड़ाइयाँ नहीं लड़ी है, हमने बहुत लड़ाई लड़ी है। और पुरुष सत्तात्मक समाज में अपने लिए जो बराबरी का हक मांग रहे हैं, उसमें भी हम कुछ शहरी लोग हैं जो थोड़े बहुत एक सम्मानीय जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन गांव की हालत अभी भी खराब है। आप किसी बिल्कुल गांव में सही। जाके देखिए तो उसमें वहाँ स्त्रियों की हालत बहुत खराब है। और सबसे बड़ी एक दुखद स्थिति है, ये है, मैं मानती हूँ कि एक उम्र के बाद जब लड़की खुद को समझने की कोशिश करती है, एक दुनियादारी समझने लगती है, ठीक उसी टाइम उसकी शादी कर दी जाती है ना। और उसकी मतलब जहाँ वो एक हक जताती थी, माँ बाप का घर, एक स्वतंत्र रूप से रहती थी, उससे उसे अलग करके दूसरे घर में रख दिया जाता है। और मैं वहाँ उसकी जो होती है स्थिति, वो तो उपन्यास पढ़े हैं, देख सकते हैं आप, और किस तरह उसे घर से लड़ना पड़ता है अपनी इच्छाओं के लिए। मैंने एक उपन्यास पढ़ा था, मुझे चांद चाहिए। उसमें जो ये है नायिका, उसे फिल्मों में एक्टिंग करने का बहुत शौक होता है, बचपन से उसके पास आता है। वो शाहजहांपुर से दिल्ली आती है वो, और वहाँ क्लास में पढ़ाई करती है और फिर फिल्मों में जाती है। उसका जो संघर्ष है, उसकी जो जिजीविषा है, वो बताती है कि मतलब कितना कठिन है अपनी इच्छाओं के लिए, इच्छाओं को लेते हुए जीते हुए आगे बढ़ना। घर परिवार सब पूरा समाज हमें रोकता है ना। और यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगी, जैसे हमारे बच्चे, हमारा कोई बच्चा, बेटा हो या बेटी, किसी दूसरे के बच्चे से लड़ते हैं, ठीक है ना, झगड़ा हो जाता है कभी, तो हम किसी दूसरे के बच्चे को नहीं मारते या उसके कान नहीं पकड़ते। हम अपने बच्चे को शिक्षित करते हैं, उसके कान पकड़ते हैं, बेटा ऐसा मत करो, बेटा वैसा मत करो। यानी मैं कहना चाहूंगी कि हम दूसरे के बच्चे को भी एक अपनापन देना चाहते हैं। शादी के ठीक बाद ये चीजें रिक्त है समाज से, मैं बोलूंगी तो चलेगा, कि आप दूसरे की घर की बेटी को तो ला रहे हैं, लेकिन अपने बेटे के कान नहीं खींचते। आप उस बेटी को सुनाते हो, उससे उम्मीद करते हो उसकी इच्छा वो मार के जिए। मैंने आपके इंटरव्यू में देखा कि घर वाले नहीं चाहते थे और आपने नहीं किया, और आपने समझौता किया और आप रही पारुल जी। तो जी वो चीज मैंने देखी। तो ऐसा नहीं कि आपने ही किया, बहुत सी औरतें ऐसी कर रही है और करती हैं।
और घर के अनुसार अपनी जिंदगी जीती है। तो मेरा प्रश्न यही है कि भाई आप अपने बेटे से कुछ उम्मीद नहीं करते, घर आपका है, आप दूसरे की बेटी से पूरी उम्मीद करते हैं। आपके घर के लिए आपका भी कुछ योगदान होना चाहिए। वो बेटी तो कर ही रही है, उसका साथ आपने देना चाहिए कि न ही हर एक कमी पर उसे प्रताड़ना होनी चाहिए, हर एक कमी पे उसे सुनाया जाना चाहिए। ये चीजें दुख देती है। जैसे समाज बदलता है तो ये चीजें भी धीरे धीरे इसमें भी बदलाव आए, ये आशा रखती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और इस वक्त जो मुश्किल दौर है उसमें हम आशा ही रख सकते हैं और पूरी सकारात्मक सोच के साथ कि अच्छे बदलाव हों। तो रीता जी चलते हैं वापस अपनी उसी कहानी पर, जब बुलाऊंगी तो आ जाना पर। तो मीता जी ने भी कहा कि हम भी 6-6 माह अपने बच्चों के पास जाते हैं, तो हम भी अपने माली नौकर जो भी हैं चौकीदार उन सबको फुल पेमेंट करते हैं, जब नहीं रहते तब भी और जब कोरोना था तब भी। तो ये बहुत ही अच्छी सोच है, उनकी सोच को सलाम है। और मैं सोचती हूँ ऐसी ही सोच भारत में सभी की हो तो शायद हमारे देश से गरीबी का जो प्रतिशत है उसको कम करने में काफी हद तक सहायता भी मिलेगी। और सरकार भी अपने तमाम प्रयास कर ही रही है लगातार, उसमें थोड़ा बहुत योगदान अगर हम सब भी करें तो इस चीज को काफी हद तक सुधारा जा सकता है। सुधरेगा तो नहीं, हाँ राहत जरूर मिलेगी जी, कि कुछ उस लोग, प्रतिशत को कम। जी हाँ, जैसे कोई भी है आपसे कर्मचारी जुड़े हैं तो उसको एक राहत मिले। वो ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल खाने पीने को ना हो और त्राही त्राही से कुछ उसके घर दुर्घटना घट जाए, है ना। जी थोड़ी एक राहत की सांस तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल। रीता जी मैं चाहूंगी, आपकी एक कहानी है शादी की 8वीं रात, तो इसका कोई अंश जो आपका बहुत पसंदीदा हो, अगर आप सभी दर्शकों के समक्ष रखना चाहें। ये कहानी कुछ अलग हटकर थी और मैं चाहूंगी इसका कोई एक अंश। मुझे ढूंढना होगा क्योंकि ये आपने तुरंत बताया। एक मिनट। या आप अपनी पसंद का कोई भी अंश किसी भी कहानी का। मीता दास जी, किशोरी गर्ग जी हमारे साथ बने हुए हैं, तारनाथ पुजारी जी, सोमा बनर्जी कह रही हैं वाकई परिवर्तन तो प्रकृति का शाश्वत नियम है। बिल्कुल सही कहा सोमा आपने, अगर परिवर्तन ना हो तो कुछ भी संभव नहीं है। और जो वाकई लाजमी है, प्रेम त्रिपाठी जी कह रहे हैं आपके शीर्षक बहुत सुंदर है। प्रतिभा श्रीवास्तव भी, बहुत सुंदर शीर्षक है कहानियों का। प्रतिभा श्रीवास्तव कहती हैं धुरी पर घूमती रहे धरती। बिल्कुल सही कहा बारुल जी आपने, बिल्कुल स्त्री को उसी तरीके से माना गया है। जी रीता जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ। एक्चुअली एक ये है वाक्य है जहाँ डोलन रॉय जी कह रही हैं बहुत सुंदर शीर्षक। इसमें कहानी, मैं अभी वो पैराग्राफ ढूंढ नहीं पा रही हूँ, लेकिन कुछ बताना हाँ, कुछ चाहूंगी। बातें उस कहानी से संबंधित आप हम सभी के समक्ष रखें, मैं चाहूंगी वही वही जिससे जिन लोगों का नहीं पढ़ा हुआ है कहानी संग्रह तो उनको कुछ जिज्ञासा जागृत हो कि हम ये कहानी। शादी की 8वीं रात, ये जो जी कहानी का शीर्षक है, बहुत अनोखा सा अनुभव मिला मुझे किसी स्त्री का, जो मैंने इस कहानी में जोड़ा। और मैं चाहती थी कि सब जन उससे रूबरू हो। मेरे विचारों में हवाइयाँ उड़ने लगी थी जब मैंने ये चीज़ सुनी थी कि किस तरह एक पुरुष और स्त्री एक मतलब स्त्री तो प्यार में है, लेकिन पुरुष प्यार का नाटक कर रहा है और वो प्यार में ना होते हुए भी उसे जताता है कि वो प्यार में है। और फिर शादी होती है और शादी के तुरंत बाद वो बिना सुहागरात किए घर से चला जाता है। और ये पत्नी जो है वो इंतज़ार में है कि भई वो आएगा आएगा, और वो 8वीं रात 8वें दिन आता है और 8वीं रात को जब वो मिलता है तो पता चलता है कि वो गे है। मतलब समलैंगिक है और वो किसी पुरुष से प्रेम करता है और उसका संबंध वो उससे तोड़ नहीं सकता। ये है मेन कहानी, और फिर बाद में वो उसे छोड़ देती है। तो
अभी इन्होंने अचानक कहा है तो मैं यहीं से ये जी करती हूँ बिल्कुल। कि बेटे के रोने ने मोनिका के विचारों की तंद्रा भंग की। माँ की मदद से उसने बेटे को दूध पिलाया और लेट गई। मोनिका की माँ कुनमुनाते अपने नाती को देख प्रफुल्लित अपनी ममता उस पर न्यौछावर कर रही है। यह सब देखना मोनिका को अत्यंत सुखद एहसास करा रहा है। ऐसे वर्तमान की कल्पना भी उसके लिए वर्जित थी जब वह विक्रम के साथ थी। टूटती विचारों की श्रृंखला पुनः जुड़ने लगी और वह अतीत की बीती बातें सोचने लगी। अकेले बीती सुहाग रात मोनिका के उजड़ते संबंध के बीज बो रही थी। विक्रम घर से नदारद था। सासू माँ ने बताया दोस्तों के साथ शादी में गया है, हफ्ते भर में आ जाएगा। पर कब? जाहिर है मोनिका का मन किसी बात में नहीं लग रहा था। दुल्हन के रूप में ससुराल आने के बाद रस्मों के सिलसिले ने जैसे मोनिका और विक्रम को अलग अलग ही कर दिया था। पर मोनिका धीरज सहेजे थी, जो हर दुल्हन का गहना समझा जाता है, जबकि यह सरासर ज्यादती उसे लगती रही। रात को भी जब मुलाकात नहीं हुई और विक्रम के जाने का पता चला तो मोनिका हैरान परेशान हो गई। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। 8 दिन बाद विक्रम की वापसी हुई। खैर, सुबह फ्रेश होकर नाश्ते के टेबल पर विक्रम से मिलना जैसे उसे फिर नई दुल्हन का एहसास करा गया, क्योंकि सास ससुर नंदे सभी सामने थी। नंदों ने भाभी की तकलीफ को परखा और भाई की खबर ली। दोपहर तक एक-एक कर तीनों नंदे अपने घर लौट गई। विक्रम और मोनिका दिन भर काम की बातें और आपसी व्यावहारिकता को सहेजते। शादी की 8वीं रात ने मोनिका के सामने नया अध्याय खोला। विक्रम पास रहते हुए भी पास नहीं था। कटता हुआ सा नजरें फेरता हुआ। सबके सामने तो नॉर्मल सी बात रही, पर रात शयन कक्ष में मोनिका का गुब्बार फट पड़ा। तुम्हें हो क्या गया है? मुझसे नॉर्मली बात भी नहीं कर रहे हो? क्या कोई गलती हो गई मुझसे? नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं। तो कैसी बात है? हर बात क्या तुम्हें सुनना ज़रूरी है? हाँ, मैं भी जानना चाहूँगी। मुझे नहीं बताओगे? आज 7 दिन हो गए शादी को, अब तक हम मिले भी नहीं। बात चाहे जैसी भी हो, मुझे भी बताइए। चुप्पी। विक्रम की चुप्पी बढ़ने लगी। आखिर बात क्या है? तुम मेरे ढंग से बात भी नहीं मेरे से ढंग से बात भी नहीं कर रहे हो। बात का जवाब हूँ, हाँ में दे रहे हो। हमारी शादी हुई है और तुम और मैं क्या? तुम मेरे घर में हो, व्यवस्थित घर है, सभी के साथ रह रही हो, सास-ससुर है, इस घर की मालकिन कहला रही हो। मेरे पत्नी के रूप में मेरी पत्नी के रूप में तुम्हें लोग जानने लगे हैं, और क्या चाहिए? पति के रूप में मुझे पति चाहिए। मोनिका का स्वर उखड़ गया। मैं हूं ना तुम्हारे सामने। बात क्या है विक्रम? तुम मुझसे दूरी बनाकर क्यों रखे हुए हो? मेरे लिए यह असहनीय होता जा रहा है। प्लीज मुझसे खुलकर बात करो। मोनिका की स्थिति दयनीय हो चली थी। विक्रम एकटक दीवार को घूरता रहा और फिर जाने को उठा। मोनिका ने बांह पकड़कर झंझोड़ दिया। विक्रम की बेचैन आंखें उससे कुछ कहना चाह रही थी, पर वह चुप था। कई दिनों से खाना ठीक से नहीं खा पाने की वजह से मोनिका का सर चकराने लगा। वह बौराई सी वहीं बैठ गई। ऊंचे स्वर में होती बातचीत ने मामला सास ससुर तक पहुंचाया। सास की आवाज और दस्तक दोनों ने सुनी, पर दरवाजा दोनों में से किसी ने नहीं खोला। कुछ देर की खामोशी ने मोनिका को बेहोशी से राहत दिलाई। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ।
आखिरकार विक्रम ने चुप्पी तोड़ी। वही तो सुनना चाहती हूँ, मोनिका की जैसे जान में जान आई। विक्रम कहता चला गया, मैं गे हूँ मोनिका। वॉट? मोनिका जैसे पाताल की गहराइयों में खींचती चली गई। मैंने फिर भी तुमसे शादी की, मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ, मुझे माफ कर दो, पर मैं तुम्हें घर से जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तुम चाहो तो हम आम पति पत्नी जैसे नॉर्मल जीवन जिंदगी जी सकते हैं। साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। चाहो तो तुम मेरे बच्चों की माँ बन सकती हो, पर मैं लड़कों द्वारा आकर्षित होता रहा। मैं तुमसे सच सच कह देना चाहता हूँ, मनीष से मैं प्यार करता हूँ और जीवन भर उसका साथ नहीं छोड़ पाऊंगा। बहुत ही अच्छा अंश रीता जी। और शायद मैं सोचती हूँ कि मोनिका के पति द्वारा कहे गए ऐसे शब्दों ने उसके दिल पर बहुत बड़ा कुठाराघात भी हुआ होगा। और ऐसी स्थिति में शायद बहुत ही कम स्त्रियां होंगी जो इस तरह रहना पसंद करेंगी। जिस तरह पुरुष है समलैंगिक, तो स्त्रियां भी है। ये एक समलैंगिक। नया नई समस्या बोलो या नया नया एक नई दिशा समाज को दिखाई दे रही है, जो कि पहले भी होता रहा होगा, बिल्कुल सामने नहीं आया, लेकिन ये चीजें तो थी और अभी ये कानूनन सामने भी आ रही है जब से कानून बना है। और चीजें हैं तो बदलाव भी है, परिवर्तन भी है और कुछ व्यवस्था में भी बदलाव आएंगे ही। बिल्कुल सही कहा। हमारे भाई जुड़ी हैं पायल गर्ग हरगोविंदपुरी जी। पायल गर्ग कह रही है, बहुत ही सुंदर कहानी रीता जी आपकी। तो धन्यवाद पायल सभी जी। तो सभी दर्शकों हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन पुनः मैं करती हूँ। और आज हमने कुछ कहानियों पर चर्चा की और मैं चाहूंगी कि सभी दर्शक जो हमसे जुड़े हुए हैं बाकी की कहानियों का रसास्वादन जरूर लें और पुस्तक पढ़ें। और बहुत ही अनूठी कहानियों से लबरेज है पूरी पुस्तक। तो रीता जी आपको पुनः पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं जो आप हमारे बताना साथ। चाहूंगी कि पुस्तक फ्लिपकार्ट पर है और इस पुस्तक का जो पारुल जी आपने कहा कि ये कवर। तस्वीर बहुत खूबसूरत है और बिल्कुल जैसा इसका शीर्षक है उस अनुसार तस्वीर है। तो बिल्कुल। प्रकाशक जो है सुधीर शर्मा जी, मैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने ये अ, ये जो फोटो है, ये कवर पेज उन्होंने सिलेक्ट किया और मुझे जब बताया, मुझे एक बार में ही पसंद आया और मेरा ऐसा ही रिएक्शन था जैसा आपका था कि बिल्कुल बहुत बिल्कुल, सुंदर बहुत है। ही अद्भुत लगा मुझे शीर्षक के अनुसार। इस बिल्कुल ही उसका तस्वीर का प्रारूप बहुत ही उत्तम। तो जी रीता जी मन तो नहीं भरा है अभी कहानियों पर परिचर्चा से, पर समय की बाध्यता है। जी, तो कोशिश करते हैं पुनः उपस्थित होने की आपके साथ पुनः इस संग्रह पर वार्ता के लिए। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। शुभ संध्या। नमस्कार। सभी को धन्यवाद, सभी का नमस्कार।